हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए स्टार्ट करते। तो बच्चों, अगर मैं आप लोगों के 12th क्लास की फिजिक्स 1 को अगर कुछ नाम देना चाहूँ तो मैं उसको नाम दूंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें जितने भी चैप्टर्स है वो सब आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो पहले मैं आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारी जो एंटायर फर्स्ट बुक है ना, वो पूरी बुक किस पर डिपेंड है? चार्ज पर डिपेंड है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग चार्ज की बेसिक डिटेल पढ़ेंगे। ज़्यादातर डिटेल्स आपको पता है, पर फिर भी हम लोग एक बार उसके लिए ओवरव्यू करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मुझे चार्ज के बारे में पढ़ाना है और उस चार्ज के बेसिस पे मैंने कैसे चैप्टर्स को डिवाइड किया मैं बताती हूँ। अगर हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, अगर आप लोगों का चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, दैट मीन्स उसके अंदर वेलोसिटी 0 है, तो बच्चों वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आपका कि अगर हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर पाएगा। तो जो हमारा चार्ज रेस्ट पे है उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो सिर्फ क्या जनरेट कर सकता है? वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। अब अगर आपका चार्ज मूव करना शुरू कर देता है, दैट मीन्स उसके अंदर v वेलोसिटी आ गई है, बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो आपका एक्सेलरेशन उसमें कितना होगा? 0 एक्सेलरेशन होगा। लेकिन उसने मूव करना शुरू कर दिया, तब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब आपके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में हमारा जो चार्ज है वो मूव करेगा तो करंट बनाना शुरू कर देगा। फिर आपका फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड पर है। तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, जब हमारा चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जब आपका चार्ज मूव करना शुरू कर देगा बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। अब हमारा जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट अब उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, ठीक है। तो जब हमारा चार्ज एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तब वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालने लगता है। और यहाँ पर हमारा फिर लास्ट चैप्टर आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर का, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये आप लोगों के एंटायर फर्स्ट बुक है, ठीक है। पहले हमारे जो 2 चैप्टर्स हैं वो चार्ज रेस्ट पर होंगे, फिर आपका आगे के चैप्टर में आपके जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव करेगा, बट उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमारा जो चार्ज है वो मूव करेगा बट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो मुझे एंटायर फर्स्ट बुक में आपको चार्ज के बारे में ही पढ़ाना है कि कैसे कैसे चार्ज के साथ चीज़ें चेंज होंगी। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ाने से पहले देखिए आपके चैप्टर में आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमें चार्ज के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम लोग अभी चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले मुझे पढ़ाना है टाइप्स ऑफ चार्ज। आप सभी को पता है कि कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा चार्ज हमारे पास कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। एज्यूम करो मेरे पास 2 बॉडी हैं, ठीक है। एज्यूम करो मेरे पास एक बॉल A है, ठीक है, और एक मेरे पास कौन सी बॉल है? एक मेरे पास B बॉल है। एक A बॉल है मेरे पास, एक B बॉल है। और फिलहाल मैं कह रही हूँ कि ये दोनों बॉडीज जो है ना, वो दोनों बॉडी न्यूट्रल है। अगर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो क्या आप लोग मुझे ये कहोगे कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0। और इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 0। क्या ये मैं सही बोल रही हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल गलत बोल रही हूँ। अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास प्रोटॉन नहीं है। अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स इसके पास जितना नेगेटिव चार्ज है ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये होल बॉडी क्या बन गई? न्यूट्रल बन गई, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये बॉडी न्यूट्रल है, अब मैं क्या करती हूँ? एज्यूम करो स्टार्टिंग में जब ये न्यूट्रल बॉडी थी, एज्यूम करो ये सोडियम मेटल का बना था।
ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, कोई भी मेटल ले रहे हैं या कोई भी एटम ले रहे हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास सोडियम मेटल है। आप लोगों को पता है ना सोडियम के पास क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। प्रोटॉन भी टोटल कितने होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, प्रोटॉन भी 11 होते हैं। अब एज्यूम करो मैंने इसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, मैंने इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 10। अभी इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो अब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। हम लोगों के पास पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे क्योंकि न्यूट्रल बॉडी थी, और हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रल बॉडी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अभी मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन बचे, सॉरी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन बचे, तो एक प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसीलिए अब इसके पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपका पीछे प्रीवियस एक स्लाइड दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने लिखा था पॉजिटिव चार्ज क्या थे और नेगेटिव चार्ज क्या थे। देखो मैंने बोला है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में कम हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया सोडियम मेटल का, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग क्लोरीन लेते हैं। आपको पता है ना क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17, प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 17। इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए क्लोरीन अभी आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ। अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18, और प्रोटॉन कितने हो गए, 17। तो अब एक नेगेटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा हो गया कंपेयर टू प्रोटॉन, इसलिए अब इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखो मैंने आप लोगों को जो टाइप्स ऑफ चार्ज में बोला कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कब एक्वायर होता है, इट इज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है ना। तो बेसिक में बात क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में कम हो जाए, और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो बेसिक मुद्दा मैं ये कहूँ तो सारी कहानी किस पर बेस्ड हो गई, इलेक्ट्रॉन्स पर। हम जो चार्ज जनरेट कर रहे हैं वो किसकी वजह से जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अभी तक हम लोगों को जो सबसे छोटा चार्ज मिला है वो कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम अगर बोलें कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने या घटने से उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब इसी बेसिस पर मैं आप लोगों को देती हूँ चार्ज की डेफिनेशन। चलो तो अभी मुझे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसी के लिए मैं आप लोगों को एक और बात समझाती हूँ। अभी मैंने कहा था कि ये मेरी बॉडी ए है, ठीक है, और ये मेरी बॉडी बी है, और एज्यूम कर लो ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था ना, एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, मतलब अगर दोनों सेम चार्ज है, ठीक है ना, ये दोनों सेम, अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। ये आप लोग 10th में पढ़े हो। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, मतलब डिफरेंट चार्ज हो, तो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो मैंने कहा सेम चार्ज रिपल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो अभी मैं बोल रही हूँ ये दोनों न्यूट्रल हैं, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को रिपल भी नहीं करेंगे। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, पर मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रही हूँ। तो क्योंकि ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो ना ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। पर अगर मैं इस पर कौन सा चार्ज जनरेट कर दूँ, पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, फिर से अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही इन बॉडी पर क्या हुआ, जैसे इन बॉडी पर चार्ज आया,
ठीक तभी इन लोगों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स से या तो अट्रैक्ट या रिपल्शन करना शुरू कर दिया। तो इसी पर बेस हमने दिया अपने चार्ज की डेफिनेशन। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना एसोसिएटेड विद मैटर, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। चार्ज सिर्फ उसी चीज़ में जनरेट होता है जिसमें मास है। इस पॉइंट को हम आगे ही अभी इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे, पर अभी मैं आपको चार्ज की डेफिनेशन देती हूँ। चार्ज प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। जैसे ही किसी बॉडी में चार्ज आएगा वो अट्रैक्शन रिपल्शन करना शुरू कर देगा। ये चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, या आपने इस बॉडी को मूव करा दिया तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड जनरेट कर देगा। तो बेसिकली मैंने चार्ज को क्या कहा, मैंने कहा चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस करने लगता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी चार्ज की डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ चार्ज हो गए। अब हम पढ़ते हैं इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर। तब आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर एम्पियर आता है। ठीक, वैसे तो सबको पता होगा कि कूलम जो होता है वो चार्ज की यूनिट है, सभी को पता है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। बट कूलम हमारी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, कूलम हमारी ड्राइव्ड यूनिट है। आप लोगों ने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, I = Q/T। पढ़ा था ना सब लोगों ने। I क्या है, करंट। ठीक है ना, I क्या है, करंट। ठीक है, Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट की यूनिट एम्पियर होती है और एम्पियर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो मुझे कूलम को भी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अगर Q की मैं यूनिट निकालूंगी तो वो I × T की यूनिट से मुझे मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज किसके बराबर होगा, यूनिट ऑफ करंट जो क्या है, एम्पियर, एंड यूनिट ऑफ टाइम जो क्या हो गया, सेकेंड। तो यूनिट ऑफ चार्ज कितना हो गया, एम्पियर × सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, कूलम। ठीक है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कितना है, कूलम। बट मैं बोल रही हूँ ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, एम्पियर × सेकेंड। ठीक, और डायमेंशन कितना हो जाएगा, A × T। डायमेंशन तो सबने सीख ही लिया है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़, चार्ज की। और पता है बच्चों 12th में ना चार्ज की प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों ने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और उन्हें हम सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वो थी जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और हम उन्हें सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहती हूँ कि कोई भी मेरा आइसोलेटेड सिस्टम था। ठीक है, मैंने इसे पहले कितना कूलम चार्ज दिया, 2 कूलम चार्ज दिया। फिर मान लो मैंने इसे 6 कूलम चार्ज दिया, फिर मैंने इसे 8 कूलम चार्ज दिया। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे नेट चार्ज बता दो, तो आप लोग नेट चार्ज मुझे कैसे निकाल के दोगे, ऐसे तो निकालोगे 2 + 6 + 8, तो आप लोग मुझे कह दोगे 16 कूलम चार्ज टोटल चार्ज। तो आप लोगों ने किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या किया, सबको सम अप कर दिया। सम अप तो आपका सिंपल मैथमेटिक्स है ना। दैट मीन्स हमारा चार्ज कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। जो आपका चार्ज है ना वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मैंने बताया 2 टाइप के चार्ज थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से आया था, एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से आया था। तो जो मेरा चार्ज होता है ना वो बस उतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट ओनली रिप्रेजेंट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और कितने इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, ये तो छोटी सी प्रॉपर्टी थी, आपको पता होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि हमारा जो चार्ज होता है ना वो ट्रांसफरेबल है। देखो एक बात, मान लो कि मैंने इस बॉडी को 2 कूलम चार्ज दिया था, एक और बॉडी थी उसे मैंने 6 कूलम का चार्ज दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरी ए बॉडी थी, ये मेरी बी बॉडी थी, और मैंने कंडक्टर लिया, कोई भी कंडक्टर लिया,
और उस कंडक्टर से इन दोनों को क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। तो क्या आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा? मैं एक छोटा सा ना डेली लाइफ का एक्सपेरिमेंट लेती हूँ। ये मेरा बकेट है जो पानी से भरा हुआ है, ये मेरा बकेट बिल्कुल खाली है, मैंने दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा? आप यही तो बोलोगे कि मैम जो बाल्टी भरी हुई थी उसमें से पानी निकलेगा और एम्प्टी वाली बकेट में जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग एकदम गर्म चाय लेकर आओ और उसे ऐसे ही रख दो, थोड़ी देर में क्या होगा, चाय हमारी ठंडी हो जाती है। अब उसका रीज़न क्या है कि आपकी जो टी थी, मान लो ऐसे एज्यूम कर लो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, आपका जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कम है, तो हीट एनर्जी यहाँ से निकलेगी और रूम में जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो अगर मैं बेसिक नेचर के बारे में बात करूँ तो हायर से लोअर की तरफ एनर्जी ट्रांसमिट होती है, और तब तक जब तक दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। यहाँ पर भी यही होगा। आप लोगों ने इसे दिया कितना, 2 कूलम चार्ज, इसे कितना दिया, 6 कूलम चार्ज, ठीक है ना। तो इस पर कम चार्ज है, इस पर ज़्यादा चार्ज है, तो क्या होगा, चार्ज दोनों में क्या होगा, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों पे इक्वल चार्ज ना हो जाए। तो इक्वल चार्ज मतलब 2 + 6, टोटल चार्ज कितना हो गया, 8, आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, 4 कूलम, और इस पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, 4 कूलम। इसका मतलब है बी बॉडी से चार्ज ए बॉडी की तरफ चला गया, तो मैंने चार्ज को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। किसकी हेल्प से ट्रांसफ़र कर दिया, बाय यूजिंग कंडक्टिंग वायर। तो मैंने वही कहा, अगर आप चार्ज बॉडी को पुट कर देते हो कांटेक्ट विद अनदर बॉडी, अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से कनेक्ट कर देती हूँ तो मेरा जो चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी बॉडी में। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। चलो अब हम पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना वो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से, बहुत आराम से पढ़ते हैं। मैंने अभी आप लोगों को चार्ज की डेफिनेशन में बोला था, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी दैट इज़ एसोसिएटेड विद मैटर। मैंने बोला था वो एसोसिएटेड विद मैटर बहुत आपको पता होना चाहिए। तो मैं यही कह रही हूँ, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज सिर्फ वहीं पर जनरेट हो सकता है जहाँ पर मास होता है। ठीक है ना, जिस भी बॉडी में मास है आप चार्ज को जनरेट कर सकते हो, अगर उसमें मास नहीं है तो चार्ज जनरेट नहीं कर सकते। पर आपको तो पता है ना, हर मैटर के अंदर मास है, तो आप हर मैटर के अंदर चार्ज को जनरेट कर सकते हो। अच्छा एक और बात सुनो, जो हमारा चार्ज होता है ना, ठीक, अगर मास नहीं है तो आप चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट आपका जो मास है ना वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। मैंने कहा जो भी मैटर होगा दैट मीन जिसके अंदर मास होगा चार्ज वहीं पर जनरेट होगा। इसका मतलब है चार्ज सिर्फ मास के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है, मास के बिना नहीं। ठीक है, लेकिन मास चार्ज के बिना रह सकता है। आपके रूम के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर मास है पर सब में चार्ज नहीं है। हाँ, पर उन बॉडी के अंदर आप लोग चार्ज को जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर मास है तो आप उसके अंदर चार्ज जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन हर बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, मास चार्ज के बिना रह सकता है। आपकी कॉपी के अंदर चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, पर उसके अंदर मास है। ठीक है ना, तो मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया ना। अब यहीं पर हम 2-3 प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं किसी बॉडी के अंदर चार्ज लेकर आती हूँ तो उसका क्या होता है, उसका मास चेंज हो जाता है। द मास ऑफ बॉडी चेंज आफ्टर बीइंग चार्ज। अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो उसका मास बदल जाता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एज्यूम करो ये मेरे पास ए बॉडी है जो फिलहाल न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर से मैं से सोडियम का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ 11 इलेक्ट्रॉन बराबर 11 प्रोटॉन। ठीक है ना, मुझे इस पर एक पॉजिटिव चार्ज देना है तो मुझे इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, करेक्ट ना। मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और इस बॉडी पर कितना चार्ज जनरेट हो गया, एक पॉजिटिव। ठीक है, आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला
तो एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इसका क्या होगा, मास कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो आप उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे और इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इसका मास डिक्रीज हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। आप लोगों को पता है ना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इतना कम मास है तो बहुत कम मास चेंज होगा। ठीक है ना, लेकिन मास चेंज होगा। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, मान लो मैंने इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो उस पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, एक नेगेटिव। अब आपने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो अब इसका मास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी मैं किसी बॉडी को चार्ज करूंगी तो उसका मास या तो घटेगा या उसका मास बढ़ेगा। कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर और इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर घटेगा या बढ़ेगा। मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने पूरी 11th क्लास में पढ़ा था कि मास कांस्टेंट रहता है, मास किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होता। आप लोगों ने यही पढ़ा ना। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कार चल रही है तो आप लोग कहोगे कि यहाँ से चली कहीं पर पहुँच गई, तो आप कहोगे कि मास कांस्टेंट ही है, मास नहीं बदलेगा, कार का मास नहीं घटेगा। एक्चुअली में आप लोग सही बोल रहे हो, क्योंकि जब आप लोग कार को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हो तो आप लोगों ने जो वेलोसिटी दी ना, वो वेलोसिटी लाइट की स्पीड के कंपेयर में बहुत कम थी। आप लोगों को पता है ना c कितना होता है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना होता है 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप लोग कार की जो स्पीड देते हो वो स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा कम होती है सी के कंपेयर में। ठीक है ना। तो अर्थ पर हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें जो स्पीड होती है ना, वो लाइट की स्पीड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए मास कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा स्पीड की बात करूँ, जब मैं इस चीज़ की बात करूँ कि मेरी स्पीड लाइट की स्पीड के ज़्यादा हो जाए, जो आपके चार्ज होते हैं उनमें बहुत कम मास होता है, बहुत कम मास होता है, तो आप इतने कम मास को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे सकते हो। और जब आप इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से किसी बॉडी को चलाते हो तो उसका मास चेंज होता है। या आप पहली बार सुन रहे होंगे कि किसी बॉडी का मास चेंज होता है। पर हाँ, अगर हम किसी बॉडी को लाइट की स्पीड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्पीड दे दें, जो जनरली सिर्फ चार्ज में हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इंटू 10 की पावर -31, इतना कम मैग्नीट्यूड होता है। तो इतने कम मास की बॉडी को अगर मैं लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे दूं तो उसका क्या हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। क्योंकि मास का फॉर्मूला जो होता है ना, वो ये होता है। हाँ, तो बच्चों मास का फॉर्मूला है m = m0। m0 है रेस्ट पर मास। जब हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है अपॉन √1 - v²/c²। तो अगर v बहुत कम है c के कंपेयर में, तब हम इसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। 1 का √1, तो आपका m = m0 आ गया। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में मैं कहूँ अगर v बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि चार्ज हमेशा मास वाली बॉडी के अंदर क्रिएट होगा। दूसरा मैंने बताया अगर आपकी बॉडी चार्ज होती है तो मास चेंज हो जाता है। और तीसरा मैंने कहा कि जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड दे देते हैं तो मास चेंज हो जाता है पर चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड हम किसी बॉडी को दे देंगे तो उस बॉडी का मास चेंज हो जाएगा पर उस बॉडी पर चार्ज चेंज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इसे समझो, मैं आप लोगों से कह रही हूँ ये मेरी आइसोलेटेड कोई बॉडी है। ठीक है। अब उस आइसोलेटेड बॉडी को मैं चार्ज दे रही हूँ। इसे मैंने चार्ज दिया 2 कूलम, फिर मैंने दिया 4 कूलम, फिर मैंने इसमें से 3 कूलम चार्ज निकाल दिया, फिर मैंने इसे 8 कूलम चार्ज दिया। अब मैं आप लोगों से बोलूँ कि टोटल चार्ज मुझे बता दो, तो आप लोग क्या करोगे, पहले इसे जोड़ दोगे। क्या करोगे, 2 + 4, फिर मैंने 3 चार्ज निकाल दिया, माइनस कर दोगे, फिर मैंने 8 कूलम दे दिया तो आप इसे जोड़ दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 8। आप ऐड करके मुझे टोटल चार्ज बता दोगे। दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर मैं आप लोगों को नेट चार्ज पूछूं तो आप उसके सारे चार्जेस को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, सम अप कर दोगे विद देयर साइन। अगर मैंने किसी बॉडी को चार्ज दिया है तो प्लस में आएगा, अगर चार्ज लिया है तो किस में आ जाएगा, नेगेटिव।
ठीक, तो किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा आप उसे जोड़ दो, ठीक, तो आप उस बॉडी का टोटल चार्ज मुझे बता दोगे, दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये रही हमारी स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एडिटिव इन नेचर है। इफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n चार्ज, अगर किसी बॉडी के पास n चार्ज है, Q1, Q2, ऐसे आप लोगों ने Qn चार्ज दिए हुए हैं, तो मैं उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज दूंगी वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू डॉट डॉट Qn, दैट इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तो सबको ही पता होगा, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब होता है कि ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, यही आप लोगों ने पढ़ा है। देखो मैं ऐसे कहती हूँ, ये मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम था और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मेरे पास मान लो ये A, ये B और ये C है, ठीक है। एज्यूम करो मैंने इसको कितना चार्ज दिया हुआ है, 2 कूलम, इसके पास है -10 कूलम और इसके पास है 6 कूलम, ठीक है। अब इसी आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने कुछ भी इधर उधर ट्रांसफ़र किया बाय यूजिंग कंडक्टिंग वायर, और अब इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इस A के पास 1 कूलम चार्ज रह गया, इस B के पास -6 कूलम चार्ज रह गया, तो तुम लोग मुझे बताओ C पर कितना चार्ज होगा। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके पास 2 कूलम चार्ज था, इसके पास -10, इसके पास 6, तो पहले मैं इस बॉडी पर टोटल चार्ज निकालूंगी, 2 - 10 + 6 कितना हो जाएगा, -8 + 6 -2, दैट इज टोटल चार्ज। तो उस वाले आइसोलेटेड सिस्टम पे भी टोटल कितना चार्ज होना चाहिए, -2, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या कहा, चार्ज ना मैं क्रिएट कर सकती ना मैं डिस्ट्रॉयड कर सकती, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जितना चार्ज इसका है उतना ही चार्ज उसका भी होगा, तो क्या होगा 1 कूलम -6 + x और टोटल कितना था -2, तो -5 + x = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 3, यानी C के पास कितना चार्ज होगा, 3 कूलम चार्ज होगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो 2 कूलम से 1 कूलम में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज खत्म हो गया, नहीं, चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से 1 कूलम चार्ज निकल गया, इसके पास 6 कूलम से 3 कूलम चार्ज बन गया, इसका मतलब नहीं है कि चार्ज खत्म हो गया, सब चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, इन्होंने अपने चार्ज को इधर दे दिया, दैट इज कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी कि चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलो एक बार इसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। हाँ बच्चों, इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी प्रोसेस में किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। दैट मीन्स चार्ज को ना आप क्रिएट कर पाओगे ना आप डिस्ट्रॉयड कर पाओगे, आप से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास बची चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन। चलो लास्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट अभी बताती हूँ, पर मैं आप लोगों से ना एक छोटी सी बात डिस्कस करती हूँ। ये मेरी एक A बॉडी है, ठीक है, मुझे इस पर पॉजिटिव चार्ज देना है, एज्यूम कर लो पॉजिटिव चार्ज देना है, तो पॉजिटिव चार्ज देने के लिए मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना। तो मान लो मैंने इस पर ना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैं बोलूँ अब इस पर कितना चार्ज आया है, तो आप बोलोगे कि मैम इस पर ना +1 चार्ज आ गया, तो मैं बोलूँ उसका अमाउंट, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप लोग बोलोगे कि मैम इस पर जो चार्ज है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आ गया। मैं आप लोगों से कह रही हूँ मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, तो अब इस पर टोटल कितना चार्ज आ गया, तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि मैम अब इस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया, ठीक, कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि मैं निकाल रही हूँ ना, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे मैम इस पर +3 चार्ज आ गया, ठीक। क्या मैं आप लोगों से ऐसे कह सकती हूँ कि इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, ऐसा नहीं कह सकती ना। आप किसी भी बॉडी में से पूरा 1 इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल पाओगे, या आप इलेक्ट्रॉन को भी काट के बाहर निकाल दोगे, नहीं ना, या तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, या तो बॉडी पूरा इलेक्ट्रॉन लेगी या फिर बॉडी इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगी, सही है ना। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि आप मुझे n इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दो, तो आप लोग क्या कहोगे कि मैम जो टोटल चार्ज है ना वो किसके बराबर हो गया, Ne,
दैट इज क्वांटनाइजेशन, कि जो टोटल चार्ज होता है ना किसी भी बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन का होल मल्टीपल होता है। मैं यहाँ पे होल इंटीग्रल मल्टीपल कह रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो आप पूरा निकालोगे या आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन का हाफ पार्ट निकाल दिया या 1/3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या तो इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी बॉडी पर कितना चार्ज जनरेट हुआ है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल जनरेट हुआ है चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज क्वांटनाइजेशन। समझ गए ना क्वांटनाइजेशन क्या होता है? क्वांटनाइजेशन में हम टोटल चार्ज बताते हैं और हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा। तो Q कितना हो गया? Ne। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये आपके स्टेटमेंट है। तो ये हो गई हमारी चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज। अभी तक मैंने जो भी बताया उससे रिलेटेड जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। ओके, आज के लिए इतना। आज हम लोगों ने पढ़ा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब इससे रिलेटेड लॉजिक क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और जो भी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में या बोर्ड में आए हैं वो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो भी मैंने टीच किया है उससे रिलेटेड नोट्स और वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।